नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का यार बाजार में। और आज के बाजार की अगर बात करें तो कल एक शानदार रिकवरी के बाद अब थोड़ी सी सुस्ती बाजार में देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो सुस्ती आज के बाजार में देखने को मिल रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप में उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अब दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 91 अंक नीचे अब इस समय निफ्टी 24,857 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो अभी भी कमान जो है वो बुल्स के पास दिखाई दे रही है। 1606 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 882 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर में यहाँ से अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या इस ईरान इजराइल युद्ध की छाया जो है बाज़ार में अभी लंबे समय तक चलेगी। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, आज की जो ट्रेड है, उस पर भी जो है हम बातचीत करते रहेंगे। और अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर है निवेश के, ट्रेड के, इस पर भी बातचीत होगी। आज के दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी हैं, हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और रचित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं बाजार को। कल एक शानदार रिकवरी, उसके बाद से आज गिरावट। अभी क्या लंबा चलेगा ऐसा ही बाजार? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, ऑपरेशन सिंदूर, राइजिंग लायन, दिस इज द न्यू नॉर्मल। मैं साउंड जितना वियर्ड कर रहा हूं, बट सर रियलिटी अब ये बनती जा रही है और आने वाले समय में आपको ये और देखने को मिल सकता है। अभी एक न्यूज और अपडेट आई है कि कहीं ना कहीं बोले जा रहा है, रशिया ने भी बोल दिया है अपने सारे सिटीजन्स को कि आप प्लीज इसराइल छोड़ दीजिए। उधर चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। ये और ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। बट सर, एक ना बहुत पुरानी एक फिलॉसफी थी, आई एम सॉरी, उसको यूज करना इसलिए जरूरी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट उससे क्लियर हो जाएगा। सर, हम जब बड़े हो रहे थे ना और एक टीनेज में आ गए थे तो मम्मी या पापा को ये बोलते थे कि इतना मत डराओ, इतना मत मारो कि इसको डर खत्म हो जाए। सर, कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ना वही सिचुएशन अब होती हुई दिख रही है। आपने इतने इवेंट्स कर दिए, इतने रेगुलर बेसिस पे कर दिए कि मार्केट अब उन इवेंट्स पे एक नी जर्क रिएक्शन देने को तैयार है, बट वैसे डायरेक्शनल चेंज करने को तैयार नहीं है। क्रूड भी आप देखिए जिस तरीके से कूल ऑफ आपको करता हुआ दिख रहा है, गोल्ड भी आपको कूल ऑफ करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन जो है ना सर, वो चेंज होती हुई दिख रही है। मतलब अब जो हम रीडिंग कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की, या जो रीडिंग कर रहे हैं इसराइल ईरान की, दैट कैन ओनली गिव अ नी जर्क रिएक्शन। आपका मार्केट अपने मोमेंटम में चल रहा है। इतना डरा चुके हैं आप कि अब उसने डरना बंद कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इसको लेकर के, जो स्थिति देखने को मिल रही है उसकी स्थिति में? नो डाउट सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको, रचित सर को, सबको, सारे व्यूअर्स को। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट उतना ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। अभी वही है सर, 24,900 24,950 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो 25,000 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा बहुत मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि विपुल जी, कि अभी मैं इस मार्केट में ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि हायर टाइम फ्रेम में बार बार सेलिंग आ रहा है। सो मैं 40 से 50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ। बाकी 50% मैं स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन करूंगा। बाकी देखिए, अभी निफ्टी चल रहा है 24,900 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार 25,150 25,200 के आसपास उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो ये जो सारा जो डर का थोड़ा माहौल है, जो वार वगैरह सिचुएशन हो रहा है, इसके ऊपर अगर टिकता है 25,200 के ऊपर, 25,150 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से एक बार फ्रेश बाइंग यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आते हुए दिखेंगे। बाकी फिलहाल अभी वही सपोर्ट है निफ्टी के लिए 24,490 के आसपास, जो आज से 2 दिन का पहले का जो पैनिक लो है। अब देखिए, बैंक निफ्टी बेसिकली 55,880 के आसपास अभी चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है 55,200 के आसपास। नो डाउट मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव भी है और मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। और अभी के इस माहौल में मैं बार बार एक बार वही कह रहा हूं कि 40 से लेके 50% मैं कैश में रहूंगा मेरा इंटायर पोर्टफोलियो में। बाकी मुझे लगता है कि हायर टाइम फ्रेम में भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेंगे। विपुल जी, आज बोनस पे लाइव नहीं हो रहा है, अमर उजाले पे हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कल एक बड़ी तकनीकी दिक्कत आई है
और उस टेक्निकल इशू के चलते अभी हम अपने चैनल पे कुछ भी अपलोड और लाइव नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी के लिए जब तक ये पूरा इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, हम अमर उजाला पे लाइव जा रहे हैं, हमारे फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, हमारे ट्विटर पे लाइव जा रहे हैं, इंस्टा पे लाइव जा रहे हैं। लेकिन इस चैनल को लेकर के लगातार हमारी टीम जो है वो यूट्यूब के साथ टच में है। तो अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर जितनी जल्दी ये इशू रिज़ॉल्व हो जाए। तो हम लोग सब लोग कंसर्न में ही हैं, काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारी अपनी एक ऑडियंस है और वो लोग इस समय ढूंढ रहे होंगे और हम अपने यूट्यूब के माध्यम से उनको सूचित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस माध्यम से अमर उजाला पे जो लोग हमें देख रहे हैं, उस माध्यम से अपने दर्शकों को हम सूचित कर रहे हैं कि कोशिश में हम लोग हैं। हो सकता है आज से कल तक में जितनी जल्दी ये इशू रिज़ॉल्व हो जाए उतनी जल्दी जो है हम आपके सामने बोनस पर लेकर के आएंगे कार्यक्रम को। लेकिन अमर उजाला का जो है वो हमारी पेरेंट कंपनी है, तो उस माध्यम से जो है अब हम चूँकि जिम्मेदारी है, एक विकल्प ये था कि आज हम लोग शो करें या फिर एक बार के लिए इसे ड्रॉप करें, लेकिन फिर फाइनल कॉल यही हुई कि बहुत सारे लोग वेट करते हैं और लोग जो है निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे हमें। और जो है चूँकि पहले भी अमर उजाला पे कार्यक्रम जा रहा था, तो लोग वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और द शो मस्ट गो ऑन। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं, तो इससे भी पार पाएंगे सर। देखते हैं कि कितना समय लगता है। तो रचित जी, कोई समस्या तो नहीं है? प्रदीप जी, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जहाँ पे होंगे हम तो वैसे ही चले आएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा अब नहीं। YouTube से ना ये प्रॉब्लम बहुत सारे, मतलब जो चैनल है रिलेटेड टू YouTube में जो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन देते, बहुत सारे YouTube अपना वीडियो भी डिलीट कर रहा है। और हमारे जो जितने भी इंडिया में रिसर्च एनालिस्ट है, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर भी अलग अलग रेगुलेशंस एंड जो है YouTube से स्ट्राइक आ रहा है। बीच में सर क्या हुआ ना, मार्केट में इतना ज्यादा फ्रॉड लोग रहता है और अनरजिस्टर्ड लोग होता है ना, इन लोगों के लिए इतना रूल्स आया है कि YouTube वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए अलग अलग हमने तो विपुल जी, हम भी लाइव स्टार्ट करने वाले, तो पहले से मेरे टीम को मैंने बोल के YouTube इंडिया को एक मेल कर दिया कि भैया हम सेवी रजिस्टर्ड है, NISM सर्टिफाइड है और सेवी ऑथोराइज्ड ही है, तब जाके मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि जो समस्या है सर, वो इसको लेकर के नहीं है और इसको लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या जो हमारी कवरेज ईरान इजराइल वॉर को लेकर के थी और उसको लेकर के कुछ एक जो है जो भी बात हुई है, या US चाइना को लेकर के हमारे जो शोज़ जाते हैं उसको लेकर के शायद उनको कुछ आपत्ति रही होगी। तो उस पर हम लोग अपना रिप्लाई दे रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक शेयर मार्केट को लेकर के कोई समस्या नहीं आई है, तो वो एक इशू नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं इतनी जल्दी जो है इसको रिजॉल्व कर लें। रचित सर, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? देखिए सर, मैं जब आपने ये बात बोली थी ना, मैं कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पा रहा था जिस तरीके से आपका कल का 1 बजे का शो ऑल ऑफ सडन ऑफ एयर हो गया था। और मुझे क्योंकि सर होता क्या है ना, आप स्क्रीन पे मिले नहीं मिले आपको देखने की, और स्पेसिफिकली आपने क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है वो देखने की बड़ी अरे सर, जब जैसे ही मैंने वो वीडियो खोला, मेरे लिए थोड़ा सा एक डाइसी बात हो गई कि 36 मिनट्स का क्यों है ये। तो मैं एंड पे स्ट्रेट पहुंचा, मैंने कहा मैं समझना चाहूंगा कि विपुल सर ने कुछ बोला या रवि सर कुछ बोल रहे हैं, बट वो एकदम से गया, मेरे को वही समझ में आ गया। दैट वाज द रीजन सर, मैंने आज सुबह ही आपसे पूछा भी था कि सर क्या है। अब मैंने सोचा अभी आपको पूरी जानकारी क्या दी जाए। आप आएंगे ऑन एयर तो फिर, क्योंकि मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, पूरी टीम ही डिस्टर्ब हो जाती है। आप सुबह से शाम 24 घंटे एक चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा एक सेटबैक तो लगता है जी। सर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, और ये मेरा क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप इस इंडस्ट्री में, आप इस जगह मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बट सर ये होता रहता है और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। मतलब आई वुड नॉट नेम, बट पास्ट इन सम चैनल्स वेयर आई हैव बीन अ पार्टिसिपेंट, मैं पनौती नहीं हूं, वो यूट्यूब है जो करता है। तो सर ये हो जाता है, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक और चीज मैं बताता हूँ सर, जो दर्शक सिर्फ आपको यही देख रहे हैं ना, 1-2 दिन में उनको सारे ऑल्टरनेटिव भी समझ में आ जाएंगे। तो आपके साथ मिलने वाली वो सिचुएशन ही होती है ना कि अपनी एक खास फ्रेंड का एक ही नंबर होता है, जब वो नंबर बंद हो जाता है तो दोस्तों का नंबर भी पता लग जाता है। तो सर ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे आपके पास, कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से शो चालू रखिए, वो आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सर आप दोनों का सपोर्ट के लिए। तो सर आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज के कुछ जो दर्शकों की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं उस पर कुछ एक बातचीत करते हैं। रशीद सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये मतलब RBI की तरफ से जो रेट कट हुआ था, इसको तो समय हो गया, एक्शन आज देखने को मिल रहा है। मतलब चाहे आप रियलिटी में देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मूव है, आता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये क्या करना चाहिए सर, ये रियल्टी के शेयरों में खासतौर से आज जो मजबूती देखने को मिल रही है उसको ध्यान में रखते हुए? विपुल सर, इसमें ना एक चीज मैं आपको ऐड करता हूं। आप ना एक बार कल का मार्केट वापस से उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से एक अप ट्रेंड अब आया है ना, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं डीआईआईस का भी बाइंग फिगर आया है, एफआईएस का भी था, एक ब्लॉक डील भी थी, मगर कल जो बाइंग आई, जो हमारे रेगुलर शेयर्स थे, जो रेगुलर स्टॉक्स थे, उनमें बाइंग नहीं थी। मतलब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे उनमें से बहुत कम थे। और ये सर एक ऐसा मूव जो आया है, ये डायरेक्शनल शिफ्ट की ओर टारगेट कर रहा है। इसके साथ साथ सर मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि रियलिटी में आज के टाइम हम जो मूवमेंट देख रहे हैं, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव दिस, कल मैं ऐसे ही बैठ के ना इन सब स्टॉक्स को देख रहा था, और इन सब स्टॉक्स में सर मेरे को एक बहुत सरप्राइजिंग बात क्या लगी, जो कि मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। सर देयर वाज अ टाइम व्हेन हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करते थे तो डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते थे। सर द लीडिंग नंबर वन प्लेयर्स, यू नेम द डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, आप इनका नाम लीजिए सर, डेट टू इक्विटी रेशियो इनका इतना कम हो गया है जिसकी हद नहीं है। मतलब इसकी दो बातें हैं, एक तो अभी ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इनका जो एसेट सपोर्ट है और इक्विटी सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि सर इनके पास डेट रेस करने की प्रोबेबिलिटी अब हाई है। तो एक कन्विक्शन तो ये कि रियल एस्टेट में आप जब रेट कट देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जरूर जनरेट होता है, क्योंकि सर देखिए हम आज के टाइम प्रैक्टिकली देखें, जितने मतलब आप हैं, हम लोग सब थर्ड जनरेशन है इंडिपेंडेंट इंडिया की, मोटा मोटी अगर हम एवरेज लेके चलें। सर घर हम सबको मिला है, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसे करके मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये हमको मिली है। आज जब हम इक्विटी में एक्सपोजर ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड में ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं भाई साहब रियल एस्टेट में भी अब हमको एक्सपोजर ले लेना चाहिए। जिस तरीके से मेट्रोज में आप प्राइस हाइक देख रहे हैं और जिस तरीके से मेट्रोज में आप पे पैकेजेस देख रहे हैं, मैं समझता हूं अब वापस आपको एक इंटरेस्ट इन प्राइसेस में भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चाहे आप रियल एस्टेट की बात कर लें या कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट क्लास की बात कर लें, उसका वैल्यूएशन इंक्रीमेंट होना रुक तो सकता है, वो वापस नहीं जाता। सर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का मकान खरीदा, आप उसको 2.5 करोड़ में नहीं बेचने वाले, आप शेयर के साथ कर सकते हैं, रियल एस्टेट के साथ कभी नहीं करेंगे। हम इन बॉन्ड मेंटालिटी के साथ हैं कि रियल एस्टेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्राइसिंग हमने पहले भी खूब सुनी है कि अनरियलिस्टिक हो गई है, आज भी हम सुन रहे हैं अनरियलिस्टिक हो गई है। कुछ अनरियलिस्टिक नहीं हुआ है सर, जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके की सप्लाई है, और मैं समझता हूं आने वाले समय में अगर हम मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं, रियल एस्टेट कैन एक्चुअली बी अ गुड बेट। ठीक सर। इस बीच जो है एक टिप्पणी आप दोनों की जानना चाहेंगे, जो कि डिफेंस पे हम लगातार कल भी किया, कल हम अपना सेगमेंट अपलोड नहीं कर पाए, 2:30 बजे हमको अपलोड करना था, लेकिन एक मझगांव डॉक पे आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या कोई नया फ्रेश ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? प्रदीप जी जरा देखिए, खबर यहाँ पर है, उस पर भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक तो MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हुआ है उसका भी असर है, और प्लस यहाँ पर अपडेट ये है कि 20 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने जो है इसमें एक्सपोजर बढ़ाया है मझगांव डॉक में। हालांकि बहुत लोग निगेटिव भी हैं बाकियों के मुकाबले मझगांव में। प्रदीप जी चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए विपुल जी, जिस दिन ये ना फ्यूचर में आया था उस दिन मैंने बताया था थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। और सेकंड थिंग, इसमें एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 3750 के आसपास, तो मैंने उस टाइम पे ही बताया था मैं बाय ऑन डिप करना पसंद करूंगा 3050 3100 के आसपास। देखिए एग्जैक्टली जो लो है 3090 के आसपास है, बेसिकली वहां से स्टॉक धीमे धीमे घूम रहा है। मुझे लगता है जितना शॉर्ट टर्म में एक पेन था वो पेन कंप्लीट हो चुका है, फिर से अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, नो डाउट फ्रेश अभी रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल है, बहुत जल्दी आपको ये स्टॉक फिर से जो इसका ऑल टाइम हाई है आते हुए दिखेंगे, तो जिनके पास है बने रहिए। जिनके पास है बने रहे। सर जरा आपकी टिप्पणी प्रदीप जी क्या, रचित सर क्या रहेगी इस पर जो है, बताइए जरा क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है। और दूसरा SW सोलार पे आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इन दोनों पे जरा सा थोड़ी सी एक टिप्पणी आपकी संक्षेप में चाहेंगे। सर संक्षेप में मतलब विस्तार में दे दीजिए सर। सर वहीं पे ना मैं थोड़ा गुफअप हो जाता हूँ सर, क्योंकि सर मेरे पास कहानी होती है। अब देखिए सर, एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं अपना एयरफोर्स डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आर्मी डिफेंस आपका स्ट्रॉन्ग है ही है। आपका ये जो पूरा का पूरा एक बॉर्डर खुला हुआ है ना सर,
और इस बॉर्डर से जो आपके ट्रेड रूट्स और डिफेंस चलते हैं सर, शिपिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब अभी तक हमने इसको जितना एक सेकंड कॉर्नर पे रखा था ना, अब ये फ्रंट पेज पे आने वाला है, और शिपिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन डिफेंस। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं सर, मगर इतना बड़ा आपको जब अपना पूरा सर, हमारा बॉर्डर तो कितना सा है, जो लैंड बॉर्डर है वो आप देखिए ऊपर से नीचे से पूरा जो आपका एक्सपोजर है ना, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और वेसल्स और शिप्स, नेवल शिप्स, सब चीजें चाहिएंगी। और धीरे धीरे जिस तरीके से आप अपना अफ्रीका और साउथ एशिया में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, वहां पे मोबिलाइजेशन के लिए भी आपको शिप्स की जरूरत होगी सर। ये स्टॉक, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं, अगर आप ये बोलते हैं कि इतना भाग गया, अब वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट अगर आपको लगता है 58.30 का पी है पूरे सेक्टर का, 57.42 पे चल रहा है सर। 1,33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, सेक्टर पी पे मेंटेन कर रही है। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर एनीबडी टू से कि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड कब होगा? जब इसकी रेवेन्यू बुक नहीं होगी और इसी क्वार्टर में आप इसको 4800 या 5000 रुपए तक की रेंज में आते हुए देख लेंगे, तब हम जरूर बोलेंगे ओवर वैल्यूड है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपसाइड हमारा इंटैक्ट है, बहुत कंफर्टेबली आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप इसको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट भी बोले तो यहां से बहुत कंफर्टेबली 3680, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो 4080 से 4160 के लेवल्स तक आपको बहुत कंफर्टेबली आता हुआ दिख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन बनाए रखें। फ्रेश पोजीशन की बात करनी है अगर आप चाहें तो 3200 से आप फ्रेश पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन जो आप 3200 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, इसको स्टैगर्ड मैनर में 3040 तक आते आते कंप्लीट कर लीजिएगा और अपसाइड के लिए तैयार होकर बैठ जाइएगा। ठीक है सर, चूंकि आप इस पूरे सेक्टर को लेके पॉजिटिव हैं, तो प्रदीप जी से जाने से पहले मैं एससीआई पे जानना चाहूँगा, कल की रैली के बाद ये इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? आज 5.5% नीचे है। बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं क्या इसमें फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? क्या आज की गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं क्या? ये एकदम से इतना तेज गिरने के पीछे क्या वजह मान रहे हैं? सर एक्चुअली हुआ क्या है कि आप एक देखें, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस करके एक जगह है, जहां से बहुत ज्यादा ना हमारा मोबिलाइजेशन होता है नेचुरल गैस का और क्रूड का। और वो सर एक ऐसा पतली सी लाइन है जो कि जो हमारा पूरा का पूरा ओशन ट्रांसपोर्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह में मानी जाती है। हमने देखा था जब ये इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, एकदम से ही भागा था। कल भी 240 प्लस लेवल्स पे इसने ट्रेडिंग करी थी। अभी थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो बात है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और ईरान बैकफुट पे नहीं जाने वाला है। आप फ्रेश एंट्री की बात करते हैं, मैं बोलता हूं ठीक है, अगर आपसे पहले ये बस मिस हो गई थी, नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और ये जो फ्रेश एंट्री है, जिस तरीके से अभी नीचे आ रहा है 214 रुपए से कहीं ना कहीं आप इसको लेना चालू कर सकते हैं और 204 रुपए तक अपनी पूरी पोजीशन बना लीजिएगा। जिन लोगों के पास है वो निकलने की गलती ना करें। एक बड़ा अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से आया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद किया, ये स्टॉक नहीं रुकने वाला है। इसके पीछे का एक कारण भी आपको बता देता हूं कि फ्रेट रेट्स जो है ना सर, इतनी स्काई रॉकेट होने वाली है कि फिर इनके रेवेन्यू मार्जिन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एनकैश करने की कोशिश करें, लोअर लेवल पे आए जरूर बाइंग करें। लोअर लेवल कौन से होंगे सर? क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं आज कि मनोज सिंह जी हैं और भी विजय कुमार जी हैं और कई सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं, क्या करें सर? सर 222 पे अभी चल रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। 216 तक आपको एक बार दिखता है, 216 में अपनी बाइंग स्टार्ट कर ले। और सर होता क्या है ना, मतलब मैं जब ये लेवल्स देता हूं ना, तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि कितनी अजीब सी बातें करता है आदमी, इतने हेवायर लेवल्स देता है। बट सर मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना, और हमें प्रैक्टिकली एक मिड टर्म ट्रेडर की तरह और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। 216 पे खरीदे, 208 207 तक आता है, वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट करके रख लें। ये अपसाइड के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, एक चीज मैं बोल देता हूं, इसको ट्रेडिंग बेट मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर इसमें कुछ बोल दिया है तो सर शनिचर तो लग ही गया है और शनि स्लो चलता है, तो पेशेंस के साथ अगर रख सकें तो पोजीशन बनाइएगा, अच्छा अपसाइड देगा। ठीक सर, SW सोलार पे प्रदीप जी आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, और इसके साथ साथ आपके लिए कई सारे सवाल हैं। एक जैसे विजय कुमार जी है, हपटाउन और मैराथन को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या अभी होल्ड करें, सेल करें,
तो ये आपकी कॉल थी, तो आप ही उत्तर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या अभी होल्ड करना ठीक रहेगा या फिर निकल जाना चाहिए? और साथ साथ में SW सोलार, आपकी टिप्पणी। अ, देखिए विपुल जी, एसडब्ल्यू सोलर पे भी हमारा कॉल था और इसका तो लास्ट रचित सर के साथ ही उसी दिन दोनों टारगेट ही आ गया था 345 के आसपास। तो देखिए, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है। अगर आप स्किन में एक दो दिन में टारगेट आता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, उस केस में आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। सो एट फर्स्ट आप ये सोच लीजिए कि भैया मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया हूं या मेरे पास एक 2-3 महीने का प्लानिंग है। तो देखिए हाफ टाउन के साथ क्या है, हाफ टाउन बेसिकली कल भी मैंने बताया इसका रिवाइज स्टॉप लॉस दिया था 210 के आसपास। तो जब तक 210 के नीचे नहीं जाता इसका स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है। और मुझे लगता है कि मैराथन इसका पहला टारगेट आ चुका था, मैराथन में हमने बात किया था, उसके बाद 618 का एक टॉप भी हाई भी लगाया था। तो ऑलमोस्ट 618 के बाद हाँ 620 के आसपास भी हाई लगाया था, तो पहला टारगेट आ चुका है। अब देखिए ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में आपको मेंटेन करने के लिए और सर्वाइव होने के लिए भी कुछ हफ्ता आपको देना पड़ेगा। सो नो डाउट चार्ट सेट ठीक ठाक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बने रहना सही होगा। विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 555 आप बने रहिए और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 650 का जो लेवल है वो आते हुए दिखेंगे। और एसडब्ल्यू सोलर पर्टिकुलरली देखिए मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम से बॉटम बन चुका है और अभी जितना वॉल्यूम हुआ है ऐसा वॉल्यूम बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है। तो इसका जो टारगेट है मेरा लॉन्ग टर्म वाला, नेक्स्ट 4 से 5 महीना 6 महीना, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 380 एंड 400 का भाव भी आना पॉसिबल है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। मेक श्योर अगर आप 2-1 दिन के लिए खरीद रहे हो तो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस लंबा नहीं होगा, और अगर आप लंबा कर रहे हो तो फिर आपको लंबा सोच भी रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये रहा यहाँ पर निकल के आती हुई। और इन सब के बीच में सर यहाँ पर एक टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। आज अगर कुछ एक खबरें भी यहाँ पर रही हैं, और अगर खबरें बनी हो तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आज सवाल भी हैं, लोग टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। रचित सर, आप बताइए क्या करना चाहिए? आज बड़ी ब्लॉक डील में हुई है यहाँ पर, और 7% से ज़्यादा एक समय टूट गया था। जो प्रमोटर जो हैं वो सम्यक सर्विसेज की तरफ से ये बिकवाली की गई है। ये थोड़ा सा प्रमोटर्स की तरफ से हाल फिलहाल में बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखाई दी हैं। करीब 93-94 करोड़ के आसपास शेयरों की ब्लॉक डील होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। रचित जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस बड़ी गिरावट में? विशाल मेगा मार्ट सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन एकदम से जब प्रमोटर बेचने लगते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस घट जाता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अच्छे रिजल्ट रहे थे कंपनी के। सर देखिए इसमें ना एक थोड़ा सा अपन चीज समझ लेते हैं, इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं। जिन्होंने कंपनी खोली थी वो लॉस में आ गए थे, एनसीएलटी चली गई थी। जो प्रमोटर ग्रुप है वो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, और वो इन्वेस्टमेंट फर्म ने इसको टेक ओवर किया था। प्लेटफॉर्म में बिजनेस मॉडल में टाइमलाइन का चेंज किया था, प्रोडक्ट लाइनअप चेंज किया था, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और आप देखिए सर, जब इसका आईपीओ भी आया था ना तो ओएफएस ही आया था, फ्रेश इक्विटी नहीं आया था, कहीं ना कहीं प्रमोटर ने ही ऑफलोड किया था। और अब प्रमोटर जिस तरीके से ऑफलोड कर रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट सर, पहले अनाउंसमेंट आ रहा था अराउंड 10% ऑफलोड करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं बढ़ के अब 22% तक बातें आ रही हैं। देखिए ये पर्टिकुलर चीज और इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए हम हमेशा से बहुत बुलिश रहे हैं। पहले भी जब हमने डिस्कस किया, मुझे इसका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे अब मेरी रेटिंग, मतलब मैं खुद एक न्यूट्रल स्टांस या नेगेटिव स्टांस में जाना सही समझता हूं, क्योंकि सर अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, कहीं ना कहीं प्रमोटर का एग्जिट एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है कि अब वो इन वैल्यूएशंस पे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो। बट जिस तरीके से ऑफलोड हो रहा है और जो क्वांटम का ऑफलोड हो रहा है ना, ये सही चीज नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपके पास है और रेट के पास भी है या थोड़ा सा भी प्रॉफिट है, निकल जाएं। फ्रेश एंट्री अभी यहां नहीं, एक बार डील हो जाए उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है तब रिकंसिडर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। ठीक, चलिए, तो ये टिप्पणी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के आती हुई। इस बीच सैयद हैदर साहब कह रहे हैं, सर व्हाट हैपेंड टू योर बोनस चैनल? मैं तब से वहां पर वेट कर रहा था, क्या कि अब लाइव आएगा? क्या आप सिर्फ इसी चैनल पर लाइव आएगा? नहीं सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर से जो दर्शक अभी नए जुड़ रहे हैं उनसे बता दें, कुछ तकनीकी दिक्कत है। जितनी जल्दी हमारी टीम लगी हुई है ये सॉर्ट आउट हो जाए, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं। आपको बोनस पर ही हम उपलब्ध रहेंगे, लेकिन चूंकि अभी के लिए हम लाइव वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगले जब तक ये पूरा मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता, सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आपको
कोई समस्या ना हो, इसलिए हम यहाँ पर लाइव उपलब्ध रहेंगे ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, आपके ट्रेडिंग आइडियाज़, आपके अपने सवालों के उत्तर यहाँ पर मिल सकें। सर, आज काफ़ी लोग आईटी पे सवाल पूछ रहे हैं, टीसीएस को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं। प्रदीप जी और रचित जी दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या अब जो है आईटी जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी? आपकी टिप्पणी पहले प्रदीप जी, कैसे आप देख रहे हैं आईटी को लेकर के और टीसीएस खास तौर से? देखिए विपुल सर, यहाँ पे मेरा एक व्यू बहुत पहले से है कि जब ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स 32,000 31,000 के आसपास था, उस टाइम से मैं बेसिकली यहाँ पे रिकवरी मूड में मुझे लग रहा था कि ये पूरा रिकवर हो जाएगा आईटी इंडेक्स। अब देखेंगे आईटी इंडेक्स नियर अबाउट टॉप बनाया था 45,800 46,000 के अप्रोक्स। टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया, लगभग हम देखेंगे कि नियर अबाउट 30% नीचे आ गया था। 30% नीचे आने के बाद अभी भी अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो सो नियर अबाउट अभी भी 13% नीचे ही है अपना ऑल टाइम हाई से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉप है, पहले तो टॉप तक जाएगा, मतलब ये जो 13% है पूरा 13% रिकवरी होने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 महीने में। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, और भी 10 to 15% चलने वाला है। सो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, मुझे लगता है कि इसके वजह से ही आईटी में थोड़ा प्रेशर आ रहा था। और हमने लास्ट 3 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, तभी भी ऑलमोस्ट उस टाइम पे प्राइस था 34,000 के आसपास। निफ्टी आईटी इंडेक्स का बात मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी 39,002 और 25 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स चल रहा है। तो मेरा मानना है ऐसे यहाँ पे ऐसे कि बहुत जल्दी आपको जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे। और नियर अबाउट मैं यहाँ से भी देखता हूँ कि फ्रेश 20% आप मूव निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो अभी ऐसा अगर होता है तो इस केस में टीसीएस अभी जो चल रहा है 3499 ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास चल रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3650 के आसपास है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप के पास अगर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ऐसे आईटी काउंटर्स में थोड़ा बहुत 2-4 काउंटर आपके पास है, आप बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस मार्केट में थोड़ा बहुत टेंशन है लेकिन आईटी अभी भी सेफ है। और अगर यूएस से ज्यादा कुछ प्रेशर्स नहीं आता है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। नो डाउट टीसीएस आपको भी ऑल टाइम जो हाई है इसका 4,500 ये भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक फ्रेश व्यू रखना चाहिए। मिनिमम एक 8 से 12 मंथ का व्यू रखना चाहिए और डेली ट्रेड आपको नहीं करना है ऐसे काउंटर्स में, तभी जाके आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। चलिए, तो ये बात फरहान साहब आपको, अरमान साहब माफ़ कीजिएगा, आपको उत्तर मिल गया होगा। रचित सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईटी को लेकर के? क्या बदले ये चीज़ें और फ्रेश एंट्री कर सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में? पहले टीसीएस। सर देखिए आईटी में बुलिश शुरू से है, आपको पता ही है। अब थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाते हैं सर। और सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग ऑफ द शो में ना मैं एक चीज मिस कर गया था। पॉइंटर्स क्या दिमाग में बनाकर आता रहता हूं, बट वो कई बार मिस हो जाते हैं। और हमेशा बोलता हूं आपका चेहरा देख के आधी से ज्यादा चीजें। अरे सर बट सर एक और रियलिटी क्या है, देखिए ये जो हम शिफ्ट देख रहे हैं ना, और ये जो शिफ्ट मैं पोर्टफोलियो में भी आपको बोल रहा था, एक शिफ्ट आ रहा है। अब आप देखिए रियल एस्टेट, इंडियन कंजम्पशन, हम कहीं ना कहीं अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को ना कर्व करते हुए दिखेंगे। फार्मा में हम कब से बोल रहे हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉर्मल हो जाएंगे फार्मा में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। नहीं हो रहे, उस तरीके का मूवमेंट नहीं आ रहा। आईटी लोअर लेवल से जरूर आपका अच्छे लेवल्स पे आ गया है, बट अब आपको सेलेक्टिव बाइंग क्यों करनी होगी? ये जो सेलेक्टिव बाइंग की मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, हमको भी अब फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया कंजम्पशन सेंट्रिक आईटी स्टॉक्स जो है ना, जैसे कि हम बात करें, आपने पिछले हफ्ते ही सर एक शेयर बताया था कोफोर्ज। और कोफोर्ज में मैंने सर आपको एक बात बोली थी कि देखिए इसमें जो एआई का प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत बड़ा है, ये इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा जा रहा है। और सर एआई की यूटिलिटी जिस तरीके से है ना, इट इज द फ्यूचर। अमेरिका ले नहीं ले फर्क नहीं पड़ता, आप इंडियन कंजम्पशन में और साउथ एशियन कंजम्पशन में भी इनको अच्छे से लेकर आ सकते हैं। तो कोफोर्ज जैसे एक स्टॉक हो गया। कोफोर्ज में आप बोलेंगे पी थोड़ा सा हाई है, सर पी हाई है मगर ये पी ट्रेलिंग है। और अभी आपको जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे इसमें आपको और अपसाइड आता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ उसी टाइम हमने डिस्कस किया था परसिस्टेंट सिस्टम और टेक महिंद्रा। ये 3 पर्टिकुलर ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको अच्छा मोबिलिटी देते हुए दिखा सकते हैं। नो डाउट इन्फोसिस, टीसीएस ये तो दिग्गज हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। बट अगर बीटा मूवमेंट की हम बात करें ना,
तो ये जो तीन पर्टिकुलर काउंटर हैं, दे आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, और आने वाले समय में आपको इनमें अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आईटी में बुलिश हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनकी कंजम्पशन स्टोरी है उस पर भी फोकस रहना चाहिए। ठीक। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने एआई का जिक्र किया, और इस बीच अपने सभी तमाम दर्शकों को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने किसी को कोई सूचना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दी, लेकिन 250-300 के आसपास लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थैंक यू आप लोगों का कि मतलब जितना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, और कोशिश ये कीजिए कि आपके जानने वालों में अगर कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है अभी भी कार्यक्रम को, तो उन तक ये सूचना पहुंच जाए, और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सर, चूँकि आपने एआई का जिक्र किया, एक जरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव आता हुआ, और यहाँ पर डेटा सेंटर एक्सपेंशन की खबर है, ख़ास तौर से एआई डिमांड को पूरी करने के लिए। आज ज़बरदस्त मूव यहाँ पर स्टरलाइट पे देखने को मिल रहा है, 12% ऊपर। आप दोनों जरा चार्ट देखिए इसके, और फंडामेंटल्स रचित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं ये जो आज का मूव है इसको? सर ये कल भी चला था। हाँ, कल भी चला था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कल भी निगाहों में था मेरे जी। और सर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ना, जैसे हम बोलते हैं मोबिलिटी चलनी है तो इंडस टावर चलना है, वैसे ही मैं बोलता हूं कि अगर डेटा मूवमेंट चलना है तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी चलना ही चलना है। ये तो सर मैं बता रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं एक प्रमोटर ग्रुप की तरफ से ना स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, उनके काम में इंटरेस्ट है, उनको स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेचारा ये मूव नहीं कर पाता है। सर ये वही स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है जिसको हम लास्ट रैली में देखेंगे ना, 70-80 रुपए से चलता हुआ गया था, 450-500 रुपए तक का मूवमेंट इसने किया था। अब मगर जस्ट टू रिमाइंड सर, इसके बहुत सारे शेयर्स अभी निकल चुके हैं, और इसमें भी अब नया आईपीओ आने वाला है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की अनलिस्टेड स्पेस में सब्सिडरीज हैं जिनका आईपीओ आने वाला है, वैल्यू अनलॉकिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। दिस विल बी नेक्स्ट बिग मल्टी बैगर दैट वी कैन हैव। और जैसे ही आपने नाम लिया ना सर, एक चीज ऐड कर दूंगा, यही एक कॉल लेकर आया था, और ये कॉल अब क्योंकि आ गई है सर, मुझे यहां से अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के भी लेते हैं तो यहां से 138 से 144 के लेवल्स आपको जाते हुए दिख सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो 186 से 194, एंड लॉन्ग टर्म में आई विल रिपीट, मैंने मीडियम टर्म में ही इसका टारगेट डबल दे दिया है, लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर बनने वाला है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ठीक। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई ट्रेड है क्या? और स्टरलाइट पे आपकी बिरला केबल में ब्रेकआउट आया है, मैं तो 196 से बैठा हुआ हूँ, लेकिन रजित सर जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए अभी 199 200 के आसपास चल रहा है बिरला केबल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, आपको करंट लेवल से बाई करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे जो आज और कल का टारगेट रहेगा 204 और 208, 204 और 208 मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 190, बट इसमें 190 मैं दे रहा हूं इसके इसीलिए मैं थोड़ा जो टारगेट है इसको भी रिवाइज करूंगा, लेकिन वो टारगेट मेरा नेक्स्ट 15 से 20 दिन के लिए रहेगा। और 15 से 20 दिन का अगर मैं बात बोल रहा हूं तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 225 से लेके 230 का। मुझे लगता है अगर आप 15 से 20 दिन टाइम देते हो तो 225 से 220 का जो भाव आपको आते हुए दिखेंगे। 190 का स्टॉप लॉस, आज और कल परसों में 2 से 3 दिन में आपको मैक्सिमम 204 208, पहला टारगेट 204 208 आ जाएंगे। 190 का स्टॉप लॉस, 15 से 20 दिन देते हो तो 225 230 आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर नजर रखिए आप। यहाँ पर अभी 199 के आसपास ट्रेड करता हुआ 204 208, यानी 10 रुपए के अप मूव के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आगे के टारगेट क्या होंगे वो थोड़ी देर में आपको बताए जाएंगे, अगर इसको टारगेट रिवाइज किए जाते हैं। पहले ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दें तो अभी करीब 199 200 के बीच में आप ट्रेड करता हुआ बिरला केबल का शेयर नज़र रखिए आप यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पे कोई बड़ा मूव आएगा दोनों साइड पे तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। सर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे आपका व्यू क्या है? देखिए मैं रचित सर के साथ ही जाना चाहूंगा, उन्होंने बताया बहुत ही अच्छे से, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। मैं टेक्निकल लेवल बताना चाहूंगा। देखिए टेक्निकली मुझे लगता है कि एक बार आपको इस काउंटर पे 120 से लेके 122 का टारगेट नेक्स्ट 4 से 5 दिन में आना चाहिए, लेकिन इसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है। आप देखेंगे जो डेट थोड़ा पहले था थोड़ा बहुत अभी कम हो चुका है, लेकिन नीट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया है, नियर अबाउट 100 करोड़ के आसपास लॉस ही पोस्ट किया है। तो इसीलिए मैं फंडामेंटली अलाइन नहीं करता हूं, लेकिन टेक्निकली जो इतना बढ़िया मूव आया है, ये मूव में मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग आना चाहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 120 से 125 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सलाह नहीं होगा इस काउंटर पे। ठीक है सर।
फार्मा पे क्या व्यू है रचित सर आपका? पिरामल फार्मा को लेकर के आज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं पंकजा कुमार जी, इन्होंने 660 शेयर ले रखे हैं 200 के लेवल पे, 1 साल का व्यू है उनका। यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पिरामल को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए पिरामल फार्मा फार्मा को अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना सर, अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम और होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक हम ये बात तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम यूएस के साथ जो डील है वो क्लोज करने पे आ रहे हैं। पहले 6 तारीख थी, फिर 9 तारीख हुई, फिर उनका स्टे एक्सटेंशन हो गया, पता नहीं ये कब होने वाली है। और कहीं ना कहीं आप ये देखें कि फार्मा में ना हमको यूएस की साइड से कुछ कुछ टिंकरिंग मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से हम पिरामल फार्मा को देखें, देखिए टेक्निकल बेसिस पे ये अपने 250 डेमा के नीचे मेंटेन कर रहा है। इसको आगे कोई भी मूवमेंट करने के लिए एक बार 212 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करना होगा। उसके बाद आप एक अपसाइड देख सकते हैं जो कि हो सकता है इसको 240 रुपए तक लेके जाने की पोजीशन में रखता है। फॉर द टाइम भी ना अभी कुछ नहीं करना है, ब्रेकआउट की एक वेट करना है, ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद आपको एक हायर साइड देखने को मिल सकता है। फॉर द टाइम भी स्टे वुड बी द राइट कॉल। ठीक है सर, यहाँ पर एक शेयर पे जरा नज़र डालिए, खबर वाले शेयर है बायोकॉन। आज गूगल के ट्रेंड में भी शामिल है ये शेयर, और ये अपना इनका QIP आया है सर, 340 रुपये पर शेयर पे आया हुआ है, और 4,500 करोड़ करीब ये जुटाएंगे QIP के ज़रिए। अब रचित जी आपसे मेरा सवाल ये है, यहाँ पर सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब भी QIP आता है तो एक प्रेशर, एक दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक डिस्काउंट प्राइस पे जो है फ्लोर प्राइस तय होता है। यहाँ पर डिस्काउंट के बावजूद ये शेयर जो है जो तेज़ी दिखा रहा है, रिकवरी दिखा रहा है, इसके मायने क्या है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और इंट्राडे हाई पे ना सिर्फ ट्रेड करता हुआ, नए इंट्राडे हाइज और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए कहीं ना कहीं आजकल ना एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये आप ऐसे भी देखिएगा कि कल इवनिंग में कुछ मैंने आपसे न्यूज भी शेयर करी थी जहां से कि आया था कि कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है पूरा मामला, और मॉर्निंग में मार्केट ने रिएक्ट किया था। थर्सडे को मार्केट फॉल करा था, और थर्सडे रात को फ्राइडे मॉर्निंग को न्यूज आई थी। QIP के पहले सर इसने एक मूवमेंट करना चालू कर दिया था, और कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि ये जो QIP है ये सर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देखिए यूजुअली क्या होता है, QIP लाने से पहले यू आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद द इंस्टीट्यूशंस हु विल अप्लाई एंड टेक द QIP। तो सर एक मार्केट को जो कॉन्फिडेंस ये आ रहा है, एंड फाइनली इस कॉन्फिडेंस के चलते ये काउंटर आपको आउट ऑफ द वुड्स आता हुआ दिख रहा है कि अब इंस्टीट्यूशंस में एक हेवी इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये मूवमेंट अभी किया है, मैं समझता हूं ये अभी थोड़ा सा आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 398 से 404 लेवल्स तक लेके जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बरकरार रखें, मगर इसमें एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैं जरूर आपको देना चाहूंगा, जो कि थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि रनअप बहुत ज्यादा कर गया है। 338 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात बायोकॉन को निकल के आ रही है। प्रदीप जी आपसे सवाल है कैप्री ग्लोबल को लेकर के। अमोल पालेकर जी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अभी लेना है या अभी भी ये लेना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक तो ये, और दूसरा जरा एक बार के लिए दिखा दीजिए अभी बिरला, जो अभी हमने बिरला केबल के बारे में बातचीत की, वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अभी 102 माफ़ कीजिएगा 202 के आसपास अब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो इसने जो टारगेट यहाँ पर दिए गए, पहला टारगेट 204 का है, तो अब उसके नज़दीक काफ़ी तेज़ी से पहुँचता हुआ और नए जो है उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 202 के ऊपर ट्रेड करता हुआ इस समय बिरला केबल का शेयर। तो निगाहें यहाँ पर पैनी रखिए, और जैसे पहला टारगेट अचीव होगा हम आपको अपडेट देंगे। सर लेकिन सवाल था कैप्री ग्लोबल को लेकर के। देखिए मुझे लगता है इस काउंटर को आप एक बार अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये 180 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और 2-3 दिन ही सस्टेन नहीं हो पाया। जितना वॉल्यूम आया था लग रहा था कि एक बार 196 195 के आसपास आ सकता है। देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में 185 184 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मानना सर यहाँ पे ऐसे है कि एक बार आप बाई ना करें तो करेंट जोन से तो ही बेटर है। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही हुई। एक दो जो PSUs कंपनियां हैं उस पर आज काफ़ी क्वेरीज है, तो मैं चाहूँगा कि टिप्पणी रचित जी जरा अगर आप दे सके तो। इस बीच टारगेट शायद हिट हो गया है, जरा पहला टारगेट सर हिट होता हुआ बिरला केबल पे, दूसरा टारगेट 208 का है। तो प्रदीप जी अभी क्या होल्ड करें?
क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर जो मैंने बताया, अगर दो तरह का इन्वेस्टर है, अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो पहला टारगेट हिट, सेकंड टारगेट के लिए आप बने रहिए। और अगर आपके पास 15 से 20 दिन है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम टू सेम आपको एक बार 225 से 230 का भाव बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नहीं आप 204 और 208 में प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए, मतलब ये 1-2 दिन के लिए ट्रेड होता है। आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप ही बोलेंगे कि मुझे क्या है, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया सर, मेरा सिस्टम काम नहीं हुआ, लॉस हो गया। सर अभी 206.47 के आसपास भी हाई लगा दिया, तो मेरा मानना है कि 208 आपका फाइनल एग्जिट प्राइस होना चाहिए, वो भी आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। पहला टारगेट अचीव, पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए और सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए। और अगर 15 से 20 दिन है तो एक बार बने रहिए। 15 से 20 दिन का नज़रिया है अगर आपका, तो बने रहने की सलाह है। और क्या देखिए, इमारत बन गई है, बिल्कुल एकदम शानदार इमारत बनती हुई दिखाई दे रही है। नए मतलब उच्चतम स्तर, नए आकाश की तरफ बढ़ता हुआ बिरला केबल, काफ़ी शानदार चार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए जरा कुछ एक, जैसा मैंने कहा कि कुछ एक टिप्पणियाँ जो है वो एक दो PSUs को लेकर के है, जैसे कि SCC को लेकर के सर 38 पे सोनी जी लेकर के बैठी हुई हैं। SJVN को लेकर के रचित जी सवाल है, वो 122 पे लेकर के हमारे एक दर्शक हैं अमोल जी, बहुत देर से परेशान हैं, तो उनको बता दीजिए। तो क्या ये सलाह रहेगी PSUs पे आपकी? SCC और SJVN, ये दो कंपनियां हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, एचसीसी पे हम नजर डालें ना कहीं ये अभी रीसेंट हाइज के बाद, और रीसेंट हाइज में हमने कमेंट भी मतलब पहले से ही एक बुलिश स्टांस हम रखे हुए थे, अभी थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है 200 डे डीएमए के साथ, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरी समझ से। अभी आपको मेंटेन करता हुआ ही दिखेगा, और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, यहां से वापस आपको एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 42 से 46 की रेंज तक लेके जा सकता है। तो अपनी पोजीशन इसमें बरकरार रखें, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। एसजीवीएन में देखें सर, ये ना एक नई स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, और रीसेंट हाई को तो नहीं बोलेंगे, बट वैसे हायर हाईज ये मार रहा था। रीसेंट हाई जो इसने अभी मारा था 103 104 पे, वो थोड़ा सा टेपिड था, बट मेरे लिए वो कोई बहुत ज्यादा ओवर रीडिंग का या कोई कंसर्न का एक फैक्टर नहीं बन रहा है। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अभी आपको अपसाइड देता हुआ ये वापस 114 रुपीज तक, 116 रुपीज तक जा सकता है, बट आपने हायर लेवल पे ले रखा है। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है और आप कहीं इसको 94 लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, 94 92 लेवल्स पे, तो वहां पे प्लीज एक बार एवरेज करने की कोशिश करिएगा, और जो आप एवरेज करेंगे उसको 114 पे डिप्लॉय कर दीजिएगा, और उसके बाद वेट करिएगा। 114 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, आपको 136 तक के लेवल्स पे जाने का दमखम लगता है। चलिए, तो ये बात दोनों पे निकल करके आती हुई, तो यहाँ पे लगती होगी आपको निगाहें। इस बीच जो है आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम पे, चूंकि बात हो रही है PSU पे, तो सर प्रदीप जी जरा एक आप भी PSU ले लीजिए। MMTC 5% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पर, और लगा हुआ है काफ़ी देर से, मतलब सुबह से ही लगा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? 72 के आसपास चल रहा है, और बीते कुछ दिनों की बात करें तो एक शानदार मूव के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज आई यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। एक जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो 64 के आसपास, मैक्सिमम 64, इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि जाना चाहिए। कि अभी रिसेंटली जो टॉप बना है ऑलमोस्ट 87 90 के आसपास, वहाँ से एक जो है नीचे भी आया, अच्छा खासा अभी बेस बना के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट है 64 के आसपास, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 78 से लेके 80 का टारगेट आता हुआ दिखेगा। ठीक, चले 78 80 के टारगेट दोबारा यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अभी जो एक ग्राफिक्स दिखाए जा रहे थे स्क्रीन पर, उसको दोबारा दिखा दीजिए। PSU बैंकों को लेकर के सर फिर से हलचल हुई है रचित जी। 5 PSU बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना है। QIP के जरिए बेच सकती है, OFS के जरिए बेच सकती है, और जो है लास्ट स्टेज पे चल रही है मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति इस पूरे मामले को लेकर के। और अलग अलग बैंकों में 5 से लेकर के 20% तक स्टेक सेल की बातें निकल के आ रही हैं। फिर से आज थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे PSU बैंकों को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? क्या रणनीति, स्ट्रेटजी होनी चाहिए PSU बैंकों को लेकर के? देखिए सर, PSU बैंक तो अब वही है ना कि हाथ लग जाता है, और हाथ लग जाता है तो वो स्लो हो जाता है सब कुछ, बट सर चलता जरूर है।
पीएसयू बैंक्स भी आप देखिए कि बैंक निफ्टी जब लोअर लेवल्स पे थी तब भी मैंने एक ही चीज ये बोली थी, पीएसयू बैंक्स आर द फ्यूचर। उसके पीछे के फंडामेंटल रीजंस भी दे दिए थे, अभी भी मैं स्टिक अराउंड करूंगा सर। ये बातें अभी चालू हुई हैं एंड मैं कोई इस पे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, बट मैंने सर देखा है गवर्नमेंट जब भी डाइवेस्टमेंट की बात करती है ना, डाइवेस्टमेंट के पहले स्टॉक में मूवमेंट आ जाता है। वो मतलब वी डोंट वांट टू गेट इनटू निटिग्रिटी कैसे होता है, वैल्यूएशंस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं डाइवेस्टमेंट के पहले। अपनी नजर बनाए रखें, जो टॉप 5 बैंक्स की बात हो रही है वो टॉप 5 बैंक्स पे बिल्कुल नजर बनाए रखें। आने वाले समय में आपको डाइवेस्टमेंट के पहले ही एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं एक और चीज बोल देता हूं, इस डाइवेस्टमेंट पे भी नहीं बेचना है। बहुत सारे पीएसयू बैंक्स हैं जो मल्टी बैगर बनने की तैयारी में हैं, अपनी पोजीशन मेंटेन रखें, और जिन्होंने नहीं बनाई है अभी भी बोलूंगा अपॉर्चुनिटी है पोजीशन बनाने। चलिए इस बीच जरा लेकर के आ जाइए बिरला कॉर्प, माफ कीजिए बिरला केबल, और 208 का लेवल जो है अभी इसने टेस्ट कर दिया है। 208 का लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट हुआ है, और हमारे एक 208.39 का लेवल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये 199 पे बात हम लोगों ने की थी, 198-99 के आसपास 10 रुपये का मूव, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी आई है सैयद हैदर साहब की, कह रहे हैं प्रदीप सर की जय हो, तुसी ग्रेट हो, बिरला केबल प्रॉफिट बुक एट 208। तो ये यहाँ पर सर शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो अब 10-15 दिन वाले लोग क्या करें सर, वेट करें एक बार फिर से, बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी बिरला केबल? ये बिल्कुल जी, हम बात कर रहे थे उस टाइम पे 199 के आसपास था, अभी बात करते करते देखिए 7-8% का मूव हो गया। तो देखिए अगर 15-20 मिनट पे आपको 7-8% का मूव मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत 15 दिन 20 दिन वाला है, और इसमें आप मेक श्योर आप ये भी पकड़ के चलिए कि बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है, कि नेक्स्ट कोई ट्रेड वॉर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसका अगर मेंटल प्रिपरेशन आपके पास है तो इस काउंटर पे बने रहिए। मुझे लगता है 220-225 नो डाउट आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता हूं 1 से 2 दिन, लेकिन मुझे पता है कि उसमें बहुत तेजी अभी बन चुका है, ऐसे स्टॉक ही मैं ढूंढने का हमेशा से ट्राई करता हूं। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लीजिए आज और कल के लिए जिन्होंने बाय किया था, बाकी जिनके पास थोड़ा एक बार 15 से 20 दिन का व्यू है वो बने रह सकते, कोई इशू। चलिए तो ये वो उन दर्शकों के लिए ये टिप्पणी है। इरिडा और सुजलॉन में अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, ये हैदर इकबाल साहब जानना चाह रहे हैं। रचित जी आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, ये अभी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है यहाँ पर? सुजलॉन पर तो प्रदीप जी का व्यू हमें पता है, इरिडा पे प्रदीप जी आप देखो, सुजलॉन पे रचित जी की राय ले लेते हैं तो दोनों की टिप्पणी हो जाएगी, दोनों ही आप लोगों की टिप्पणी छोटी छोटी टिप्पणी ले लेते हैं इरिडा और सुजलॉन पे। सर क्या सलाह रहेगी, रचित जी पहले आपकी? देखिए एडा जिस तरीके से पोजीशन है ना, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, और अराउंड 156 लेवल्स पे आप जरूर इसमें अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि आप 148 लेवल्स तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और सर सुजुलॉन की तो देखिए बात जिस तरीके से है ना, इसने करेक्ट जरूर कर लिया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि अगर बिल्ली की भाग का चीका फूटा और आपको ये 61 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, अपनी पोजीशन आराम से बना लीजिएगा। और करंट लेवल्स पे भी मैं कहूंगा पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, 61 रुपीज तक बनाते रहिए, बहुत उम्दा स्टॉक है, बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है। चलिए प्रदीप जी आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे लगता है कि देखिए इरेधा में आप बने रहिए, 167 के आसपास है, अभी एक कंसोलिडेशन चार्ट के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है ये एवरेज करने का टाइम है, यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जिस दिन स्टॉक चलेगा तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी 195 से लेके 200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू भी बनाते हो यहाँ पे, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जो ऑलमोस्ट 289 के आसपास है वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। बाकी सुजलॉन में सर जो मेरा व्यू था सेम ही है, मैंने 74 में बेच के आया, तो अभी भी मैं नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि मुझे ये स्टॉक मैं रिकमेंड करता नहीं हूं, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करूंगा अभी भी। चलिए ठीक है सर, अवॉइड ही कीजिए आप, और यहाँ पर ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अब जरा कुछ एक खबरें ढूंढते रहते हैं, और खबरों पे भी जरा लगातार जो है
नज़रें रखनी चाहिए। अगली कंपनी जरा आज रियल इस्टेट की बात हमने शुरू की थी, तो जरा लेकर के आ जाइए लोढ़ा डेवलपर्स को। यहाँ पर लंबे समय से इनका जो विवाद चल रहा था मैक्रोटेक डेवलपर्स का, अब कंपनी जो है वो खुद को लोढ़ा डेवलपर्स के तौर पर जो है वो रिब्रांड करेगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इन्होंने अपने आप को रिब्रांड किया है। लोढ़ा ब्रांड के नाम को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। पीसीआर की टीम ग्राफिक्स प्लीज़ जो है ऑन एयर कर दीजिए, पूरी खबर ख़त्म करने के बाद ऑन एयर आने का फ़ायदा नहीं है, तो एक बार ग्राफिक्स इसके लिए आइए। और यहाँ पर सर जो है दोनों भाइयों को लेकर के बीच में विवाद चल रहा था लोढ़ा ग्रुप को लेकर के, और अभिषेक लोढ़ा के पास लोढ़ा ग्रुप ब्रांड नेम का इस्तेमाल करने के अधिकार उनको दिए गए हैं, और अभिनंदन लोढ़ा के पास हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के इस्तेमाल करने का राइट रहेगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी विवाद चल रहा था, ये विवाद सुलझा लिया गया है। इसका क्या असर देख रहे हैं रचित जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, बहुत बड़ा कोई एक सेंटिमेंटल गेम चेंजर तो नहीं होता हुआ लगता। मतलब इट इज अगेन व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव रियली मेक्स अ डिफरेंस। एक लेगेसी का वैल्यू जरूर होता है, बट नाउ वी नो दैट इट्स द सेम फैमिली इन एवरीथिंग, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट हाँ, वैसे आप इस स्टॉक को देखेंगे ना सर, ये पॉइज्ड है एक अपसाइड के लिए। आपको अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में एक हाई भी मारा था, 1513 रुपए सस्टेन नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से अभी ये लेवल्स को वापस ब्रीच करेगा, और ब्रीच करने के बाद आपको 1580 तक का ये मूवमेंट दे सकता है। तो वैसे ही स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है अभी, नथिंग टू वरी, पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर ये है। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं वर्ड ऑफ दीपा के नाम से, कह रही सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैम मतलब बोनस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको जो बेल आइकन नहीं क्लिक किया होगा। अभी तो हम लोग वहाँ पे लाइव जा नहीं रहे हैं, लेकिन या तो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगी तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी मैम। अब और कुछ अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो वो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी आपके लिए सवाल जो है वो यहाँ पर रहेगा इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के, कि अभी क्या करना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं, और एक कैनरा बैंक, कि कैनरा बैंक में 106 पे लेकर के बैठे हैं ईशु कुमार जी, और जानना चाह रहे हैं क्या किया जाए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इंजीनियर इंडिया बताया आपने, राइट? इंजीनियर्स इंडिया, जी हाँ। तो इस पर काफ़ी देर से जो है हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे थे, तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर इस पर। देखिए, बेसिकली अभी 223 के आसपास चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि एक बार जो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने टॉप बनाया ऑलमोस्ट 240 के आसपास, तो 240 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, इसमें नेक्स्ट बड़ा वाला जो मोमेंटम है वो नहीं आएगा। अब इसका जो लास्ट टाइम का हम देखेंगे कि सपोर्ट जोन था ऑलमोस्ट 198 के आसपास, तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से एक बार रीटेस्ट हो सकता है। आप बने रहिए इस काउंटर पे, और अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 210 से 205 का एक जोन, बढ़िया जोन है, वहां पे आपको एक बार बाय ऑन डीप करके जाना है। ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है। इस जोन पे 205, 207, 210 पे, इस जोन पे आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। और सेकेंड सर, कैनरा बैंक पे मुझे लगता है, देखिए मैं बुलिश हूँ, लेकिन पीएसयू अभी उतना भागा नहीं, तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि एक बार आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऐसे काउंटर्स है नहीं कि बहुत इमीडिएटली आपको, मतलब यहाँ से 15 दिन 20 दिन में रिटर्न देने वाला काउंटर है नहीं, तो आपको एक बार 6 से 8 महीने का एक जो है प्लान बनाना है। और मुझे लगता है कि 104, 105 के आसपास अगर कभी भी आता है तो आप बाई करके जा सकते हो। करेंट लेवल पे बाई करने का सलाह नहीं होगा। और अगर मैं एक तरफ आपको बोल रहा हूं मैं 40 से 50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूं, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि कुछ अनसर्टेन हो गया, उस टाइम पे वो कैश को आप यूटिलाइज करके जा सकते हो मार्केट में। तो इस केस में देखिए, मेरा जो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 92 के आसपास, तो मुझे लगता नहीं कि 92 के नीचे जाएगा। ये मैं नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू आपको बता रहा हूं, तो नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू के लिए आपको बाय करना है। आपको यहाँ पे 121 के आसपास टारगेट, और उसके ऊपर सबसे बड़ा बात सर, यहाँ पे 125 और 126 में ना मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो एक बार अगर आप बाई ऑन डीप करके जाते हो 104, 105 के आसपास, उस केस में आपका 92 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसमें पहला रेट रहेगा 120, और 124 से लेके 125 के आसपास ये जो एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर एक फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग मिलता है, उस केस में ये स्टॉक नीला खुला आकाश में चले जाएंगे, और मुझे लगता है कि लंबे अवधि के लिए बहुत सही हो सकता है। चलिए ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं प्रीति सचान जी का भी। प्रीति जी लगातार एल&टी फाइनेंस पे पूछ रही हैं। रचित जी बताइए, क्या आज खरीद सकती हैं प्रीति जी? ये उनका सवाल है कि मैं आज खरीदना चाहती हूँ, क्या एल&टी फाइनेंस में आज बाइंग करने के कोई मौके दिखाई दे रहे हैं क्या?
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी जो है अगर हम शेयर पे नजर डालें 1% ऊपर है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आज जिस तरीके से एनबीएफसी पीएस पे रैली देखने को मिल रही है, बैंकिंग में रैली है, रियल्टी में थोड़ी सी रैली है, क्या खरीद सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री मैं पर्सनली मतलब अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। और जिस तरीके से ये मोमेंटम में अभी है, आई बिलीव ये एक टॉप आउट होता हुआ आपको दिख सकता है अराउंड 204 लेवल्स पे। और डाउन साइड रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 176 172 लेवल्स पे। फॉर द टाइम बीइंग दूरी बनाए रखें, लोअर लेवल्स पे मिले और आपको एल&टी फाइनेंस में ही पोजीशन बनानी हो तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज जिस तरीके का हिस्टोरिकल मूवमेंट्स इसमें रहे हैं, आई वुड रादर प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम अ काउंटर लाइक दिस। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एल&टी फाइनेंस एक बहुत उम्दा परफॉर्मर नहीं है, तो चाहे तो दूरी बना के रख सकते हैं जी। चलिए, इस बीच बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही हैं। सीक्रेट कलाकार हैं, कह रहे हैं सर आप आपके चैनल पर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। जय जियो कह रहे हैं आई एम वेटिंग ऑन बोनस, वाई यू शिफ्ट एंड हाउ कैन वी नो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हम लोग लगातार इस मामले में कोशिश में लगे हुए हैं और इस समय आपका भरोसा, आपका धैर्य, आपका प्रेम हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से जो है अभी हम वहाँ पर अपने शोज़ लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो जैसे वो चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे वो समस्या दूर होगी, हम वहीं पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन चूंकि आपके हमारे बीच के तार जुड़े रहें, इसलिए इमरजेंसी में ये फैसला करना पड़ा कि हम यहाँ पे लाइव आ रहे हैं ताकि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बना रहे। लेकिन वहाँ पे जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके हम वापस आने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके अपने इर्द गिर्द के लोगों को सूचित करें ताकि अभी के लिए, जब तक ये समस्या दूर नहीं होती है, तब तक आपको यहाँ पर ही वो सारे कार्यक्रम उपलब्ध हो सकें। इसकी व्यवस्था एक अल्टरनेट विकल्प जो है के तौर पर ये आपके लिए विकल्प हमने तैयार किया हुआ है। तो अपना धैर्य, अपना प्रेम, अपना भरोसा बनाए रखिए और हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं आपके भरोसे को जीतने की। चलिए, अब जरा समय हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट ब्रोकर बोलेगा। खास पेशकश हमारी, क्या कर रहे हैं ब्रोकर, कहाँ पर उनकी तरफ से बाय कॉल आ रही है, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट यार बाजार में। तो हर्ष हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी है टाटा मोटर्स की, हम लोग बात कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 805 रुपये प्रति शेयर का भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो मुनाफा है वो 5 से 7% के बीच रह सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में जो मुनाफा था वो 8.5% के आसपास था, यानी कि इसमें कटौती देखने को मिल सकती है। दूसरा, इनका कहना है कि कंपनी को ना तो ज़्यादा कमाई की उम्मीद जताई जा रही है आने वाले सालों में और ना ही घाटे की उम्मीद जताई जा रही है। जेएलआर को लेके काफ़ी अलर्ट है क्योंकि अमेरिका में और ख़ासतौर पर ब्रिटेन में जो है जिस तरीके से टैक्स को लेकर, टैरिफ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो एक नज़र इस पर रख रहे हैं लगातार। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मांग है वो घट रही है यहाँ पर, तो ऐसे में और ख़ासतौर पर नए नियमों का अंदेशा है, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये जो है दबाव बनाता हुआ दिखेगा। चीन में जो है महंगी गाड़ियों का दबदबा है यहाँ पे और ऐसे में वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और कंपनी का टारगेट है वित्त वर्ष 2027 तक जो मुनाफा है वो कोशिश कर रही है कंपनी की 10% तक पहुँचाया जा सके। ठीक, आज बड़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स आई सर टाटा मोटर्स को लेकर के, और परी टिप्पणी रचित जी आपसे जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए। एक तरफ आ रहा है कि नहीं, अब जिस तरीके से जेएलआर को लेकर के चिंताएं सामने आई हैं और कल उन्होंने कहा उनके मार्जिन्स पिछले साल जैसे नहीं रहेंगे। कुछ लोगों ने डाउनग्रेड किया, कुछ लोग अपग्रेड कर रहे हैं। इन सब के बीच में रिटेल निवेशक परेशान है। इस बीच किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं विपुल सर हम आ चुके हैं हमारे उजाला पर। थैंक यू सर, आप लोगों का प्यार ही है और यही हम लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है इस समय। जी रचित जी, आप क्या कहेंगे, ये जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं टाटा मोटर्स को लेकर आ रही हैं? सर, इसके पहले एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। और शो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सर अगर अपनी पसंदीदा मित्र का नंबर नहीं मिलता ना तो फ्रेंड्स के नंबर से हम पहुंच ही जाते हैं। और सर जस्ट टू अपडेट कि आप देखिए, हम अपने कोर चैनल पे 1500 प्लस का रिकॉर्ड बनाए थे।
करंट चैनल पे भी आप 310 प्लस पे आज अभी आके बैठ गए हैं। हाँ मेरे बिल्कुल। को एक फीडबैक आए जा रहा है। तो सर ये जलवा जो आप मेरे को बोलते हैं ना, मैं बोलूंगा ये जलवा है आपका अरे कि इस चैनल पे भी आपको ढूंढते हुए सब लोग आ रहे हैं। अब सर टाटा मोटर्स की हम बात कर लेना, तो देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। टाटा मोटर्स पे अप्रोच हमको एक क्लैरिटी के साथ रखनी होगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमको करना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट अ ट्रेडिंग बेट। इसमें हम 20-25 रुपए 30 रुपए का अपसाइड या डाउनसाइड देख के विचलित नहीं होने चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। हिस्टोरिकली अगर हम पहले भी देखेंगे ना, कुछ लोअर लेवल्स पे इसने कंसोलिडेशन किया था। अभी आप रेयर मेटल, रेयर मिनरल की बात कर रहे हैं, जेएलआर की बात कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली न्यूज फ्लो आ रही है। कुछ न्यूज फ्लो ये भी आ रही है कि अब ये डीमर्जर होगा और पैसेंजर व्हीकल सेल जो है वो 13% ग्रोथ करेगी। सो लेट द न्यूज कम, वी डोंट नीड टू गेट डिस्टर्ब्ड। हमेशा से बोलता हुआ हूं, 720 पे ही बोल रहा था कि 680 660 मिले हम और बाय कर लेंगे। वॉलेटिलिटी का पार्ट है, विचलित होने वाली कोई बात नहीं। पेडिग्री स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है। recent times में they have also overtaken Hyundai in terms of number of businesses। तो सर मेरी समझ से बने रहें, ये सारी न्यूज आती रहेंगी। दे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। विचलित ना हो, पोजीशन मेंटेन करें। अच्छे अपसाइड के लिए स्टॉक तैयार है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ये बात टाटा मोटर्स पे हो गई, अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ें। लेकिन आपकी जो अभी कमेंट किया ना सर, और जलवा को लेकर के, ये वाकई में ये आप दोनों का ही है। मतलब प्रदीप जी हैं, रचित जी हैं, आप लोगों को लोग इतना प्यार करते हैं और आप लोगों के माध्यम से हम तक भी कुछ थोड़ा बहुत प्रेम पहुंच जाता है, कुछ एक बूंदे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और रिया जी कह रही हैं सर आई एम ऑलवेज योर रेगुलर व्यूअर। तो जो भरोसा आप लोग दिखा रहे हैं सबके लिए, सभी दर्शकों का पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत आभार। हर्ष अगली कंपनी बताइए। जी अगली कंपनी नवीन फ्लोरिन की हम लोग बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 5,280 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। अब इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने जमकर कैपेक्स किया, खर्च किया है यहाँ पर करीब 2,000 करोड़ का। यहाँ पर अब उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और इसके लिए कंपनी ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। यहाँ पे आने वाले दिनों में लंबे समय के लिए एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बुक देखने को मिल सकती है यहाँ पे, और ख़ासतौर पर एसेट्स का इस्तेमाल और बेहतर होता हुआ दिखेगा। वित्त वर्ष 2025 से 27 तक अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पे तो 35% की बढ़त देखने को मिल सकती है। FY26 में स्पेशलिटी केमिकल्स और CDMO में जो है नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और FY28 में ग्रोथ जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंचती हुई दिख सकती है। ठीक, चलिए तो ये बात नवीन फ्लोरिन पे निकल के आती हुई, प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? नवीन फ्लोरिन और जेफरीज की रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं? और एक हमारे दर्शक हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर वो पूछना भूल गए, टाटा मोटर्स पे एवरेज कर सकते हैं क्या? तो इसकी टिप्पणी भी आप अगर चाहें तो कर दें। प्रदीप जी आप ही कर दीजिए जी। देखिए बेसिकली मैं नवीन में पॉजिटिव ही हूँ। अभी देखिए 4,650 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली, मैं टेक्निकल पे आधार पे आपको बोल रहा हूँ कि रिसेंटली एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 4,750 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 4,750 इसके ऊपर जब जाएंगे उसके बाद ही यहाँ पे जो इसका 4,800 4,900 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है। आपको ये स्टॉक पर्टिकुलर 1-2 दिन में जाते हुए नहीं दिखेंगे। थोड़ा बहुत आपको टाइम यहाँ पे स्पेंड होने वाला है, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। स्टॉक चलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आता है। अगर हम फंडामेंटल भी देखेंगे, फंडामेंटल इसमें नीट प्रॉफिट है 290 करोड़ के आसपास। तो नीट प्रॉफिट मुझे और ज्यादा चाहिए था। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है नहीं, ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे थोड़ा लो है इसमें, 28% के आसपास। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रहिए, लेकिन अभी फ्रेश बाई करने का इस काउंटर पे मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मल्टीपल मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर मल्टीपल रेसिस्टेंस है। क्योंकि 2023 में भी क्रॉस नहीं हो पाया था, 2022 में भी क्रॉस नहीं हो पाया, अभी 25 है, अभी भी क्रॉस हो पाएगा कि नहीं और 6 महीने लगेगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी फ्रेश बाई नहीं है। कभी भी अगर 4,200 से लेके 4,100 के आसपास आता है, उस केस में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3,950 का, और आप बाई ऑन डीप करके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जो रेसिस्टेंस है 4,750 से 4,800 के आसपास है। अब देखिए टाटा मोटर को लेके मैं रचित सर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि रचित जी ने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट टाटा मोटर्स का जो टॉप था रिसेंटली 750 के आसपास, तो 750 के टॉप बनाया, टॉप बनाने
के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और मैंने तो आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया कि विपुल जी मुझे टाटा मोटर्स बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। ये ट्रेडिंग बीट नहीं है, ये आपको मिनिमम नेक्स्ट 8 से 10 महीना होल्ड करना ही है। डेली डेली आपको यहाँ पे बाई सेल होल्ड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब तो बॉटम बनाया रिसेंटली ऑलमोस्ट 545 550 के आसपास, ऑलमोस्ट 750 आ गया। तो एक डेढ़ महीने के अंदर ही अंदर 550 से 750 आ गया। अब मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था विपुल सर कि मुझे 720 पे नहीं लेना है, मुझे 680 के आसपास लेना है, 670 के आसपास लेना है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अभी खराब हुआ है। अभी मुझे लगता है कि 670 665 कभी भी आता है तो आप एवरेज भी कीजिए, इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर टाटा मोटर्स का आप मार्केट कैप भी देखेंगे, नो डाउट इज अ वेरी गुड एंड नीट प्रॉफिट 28,000 करोड़ के आसपास। और एक बात सर यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 5 ईयर का, ऑलमोस्ट 37.4% के सीएजीआर के साथ ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। और सेल्स भी बहुत तगड़ा अभी हो रहा है। आप देखेंगे 2022 में ही 78,000 करोड़ के आसपास सेल होता था। अभी मार्च का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 1,19,000 करोड़ के आसपास सेल हो रहा है। सो ये बहुत अच्छा होता है और मुझे लगता है कि ये कमिंग डेज में और भी ज्यादा जो है स्टॉक को ऊपर खींचने का काम करने वाला है। आप देखेंगे एफआईआई का बाइंग था एक टाइम पे, आज से 3 साल पहले 13% के आसपास। जैसे ही मार्केट गिरा एफआईआई ने भी इसमें बाई ऑन डीप करते गए और अभी ऑलमोस्ट 17.84% के आसपास एफआईआई का भी बाइंग है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि आपको इसी जोन से बाई करना चाहिए और आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रखना चाहिए। फ्रेश मुझे लगता है कि यहाँ से 30 से 40% ऊपर जाने के लिए रेडी है। और विपुल सर और एक छोटा सा कमेंट मैं आपको करना चाहूंगा, आप जहां पे जाएंगे सर लाइन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप बस खड़े रहो तो अमर उजाला बोना स्काई पे भी आप शो कर लो, रचित सर आप दोनों हो, आप दोनों को फेस से ही मतलब जनता ऐसे ही चले आएंगे। तो टेंशन करने वाला सर बात ही नहीं है। ये जो अगर अपने आप बोनस को बाई जो आप चांस नहीं, जी बोनस अपने सर आप को बाई ये जो चांस आप अगर हल्का कर रहे हैं ना, ये मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आप हम मतलब आप लोगों का ऐसे ही सर, आप लोगों का सपोर्ट रहे उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। और दर्शक का, आप सभी लोगों का दर्शकों के प्रति ऐसे ही, दर्शक आपको ऐसे ही प्यार करते रहें तो बात सही है। आप लोग ऐसे भरोसा बनाए रखिए सर। और अभी तो बहुत सारी नई मंजिलें, नई ऊंचाइयां हम लोगों को छूनी है और हम सब उसके भागीदार बने और लोग देखें और कहें कि हाँ वहाँ पर पहुँच गए। तो ये हम सब लोग मिल करके आगे तरक्की करते रहें, बस यही शुभकामना है सर आप लोगों की तरफ से। आप लोगों के लिए हम कामना कर सकते हैं और अपने लिए भी यही कामना है कि सब लोग साथ में ग्रो करें तो वो अच्छा रहेगा। चलिए तीसरी कंपनी पे पास चलते हैं और बताइए हर्ष। जी, आखिरी कंपनी आईसीआईसी बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 1,650 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्होंने। करीब 20% के ज़्यादा का अपसाइड इनको यहाँ पे दिख रहा है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वो और मजबूत होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अदर इनकम बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और ख़ास तौर पे बैंक जो है अपने जो ऑपरेशनल खर्चे हैं उस पर नियंत्रण बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो कि पॉजिटिव थिंग है यहाँ पर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो और बेहतर होता हुआ दिखेगा और साथ ही जो नेट एडवांस है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात आईसीआईसीआई बैंक पे है। रचित जी जरा आईसीआईसीआई बैंक पे आप टिप्पणी कीजिए। उससे पहले विक्रम जी की एक टिप्पणी आई है और क्या टिप्पणी की, कंठ विराजे सरस्वती, जीभा पर विराजे राम, युगों युगों तक अमर रहेगा विपुल जी आपका नाम। ये मतलब जो टिप्पणी कर दी है सर, मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे और बस अपना प्रेम बनाए रखिए। बाकी क्या ही बोला जाए, मतलब थैंक यू आप लोग जो इतना लिखते हैं, इतना बोलते हैं और इतना प्यार करते हैं, थैंक यू। राजेश सर आपकी टिप्पणी आईसीआईसीआई बैंक सर। सर उससे पहले तो देखिए अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रही है। आप बड़े हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। और ये जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं ये वैभव सूर्यवंशी हैं, ये भी मानने को तैयार नहीं कि वैभव सूर्यवंशी है। मैं बैक सीट पे बैठा हूँ आराम से और मैं यूजुअली शोज इस टाइम पे क्यों प्रेफर करने लग गया सर, व्यूज भी आ जाते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खेल तमाशे आप लोग कर रहे होते हैं, व्यूज में काउंट हो जाता है। तो सर चलिए, ये एक अलग लेवल पे सारा सीन चल रहा है। बट अब सर आईसीआईसीआई बैंक पे आ जाते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे इस पर्टिकुलर टारगेट के साथ मैं जाना चाहूंगा बट इट विल टेक सम टाइम। अभी आप देखेंगे ना 1460 लेवल्स पे हल्का सा रेजिस्टेंस, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट किया है। एक बार वो लेवल तोड़ देता है उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 1540 और 1620 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। अगर आप पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये लेवल भी अच्छा है, और थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए, आप मानिए नियर अबाउट 1380 लेवल्स, तो भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अभी इसमें अपसाइड जारी रहेगा। और सर टेक्निकल लेवल्स पे 200 और 50 डे मार्क के ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप रेशियो देखेंगे ना, अभी 3 मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे अट्रैक्टिव आईसीआईसीआई बैंक का मुझे लग रहा है। पोजीशन बरकरार रख सकते हैं और आने वाले समय में ये टारगेट्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये बात रही आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के। सर, जब ये आपने स्टरलाइट पे आपने ही टिप्पणी की थी, स्टरलाइट टेक पे अभी सैफ खान साहब पूछ रहे हैं बाय कर सकते हैं क्या अभी करंट लेवल पे? सर देखिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे हम वापस से एक बार चले जाते हैं। जिस तरीके से रन अप किया है ना, अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो ही इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। बट सर इन लेवल्स पे ना पोजीशन थोड़ी सी डाइसी लगती है, क्योंकि आपको हल्का सा, जो अभी प्रदीप भाई ने बात बोली थी ना कि 120 लेवल्स तक जाता हुआ दिख रहा है, सर वहां पे ना आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो रिस्क टू रिटर्न रेशियो नहीं है। अब इसमें दो हम ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। या तो ये बहुत कंफर्टेबली आपको 123, मतलब मैं 9 रुपए, और ये पहले भी मैं बता चुका हूं सर, मैं ऊपर और नीचे दोनों के लेवल पे एवरेज या एंट्री के लिए बोलता हूं। 123 के ऊपर अगर ये आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखे तो आप पोजीशन बनाइएगा हायर लेवल्स के लिए। अगर आप फ्रेश एंट्री चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इन टाइम टू कम आपको कूल ऑफ करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूस रन अप कर रहा है, तो कूल ऑफ भी आपको आता हुआ दिख सकता है। और वो जो कूल ऑफ है वो आपको 104 102 लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा। वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, तो उस हिसाब से पोजीशन आप बना सकते हैं। करंट लेवल्स पे नहीं, या तो 23 के ऊपर या 104। चलिए, तो ये बात स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे निकल करके आती हुई। और हर्ष, आज तीन ही थे? जी, आज 3 ही है, लेकिन सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, विपुल, रचित और प्रदीप। तो ये हमारे दर्शक हैं जो कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस नीचे था, थोड़ा सा मन नहीं था, लेकिन वो आज कार्यक्रम ख़त्म करते करते उसी ऊर्जा की वापसी दोबारा हो गई। तो ये हमारे दर्शकों की शक्ति है कि फिर से जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो पूरा जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि डिटॉक्स कर दिया, वो समस्याएं जो तमाम चीज़ें चल रही थी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, आप लोगों से अब फटाफट डिस्क्लोजर लेंगे। और हमारी एक दर्शक थी, नाम भूल गए उनका, शायद एन से नाम था, हमारी महिला दर्शक थी। वो कह रही थी कि कुछ पैसे लगाने हैं 1 साल के लिए, नज़रिया बताइए। तो जाते जाते सर, अभी 1 साल का अगर कोई व्यू हो तो आपके कोई पसंदीदा शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हो, आप दोनों से शुरू करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपसे पहले। सर मुझे एक काउंटर बहुत ही अच्छा लगता है, कंपनी का नाम है IKS, लेकिन डिस्क्लेमर ये इमीडिएटली नहीं भागेगा, ठीक है? ओके, सो IKS 1 साल का व्यू है और मुझे लगता है कि 1803 के आसपास चल रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये हमने हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको भी हमने शेयर किया है, और आज ही शेयर किया है 1985 के आसपास। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए था 1825, जो कि पहला टारगेट आ चुका है। ये IKS सर, ये इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन है, वही है ना? यस 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 सर। ओके, तो ये अभी तो 1803 के आसपास चल रहा है। हाँ, तो मैं करेंट जोन से ही मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए बहुत जल्दी। इसमें आपको एक बार 1880 का टारगेट आ जाएंगे, और अगर 1 साल का व्यू है तो फिर मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश 25 से 30% का जो एक आप मूव मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए। मैक्सिमम 12 से 15 मन का एक व्यू रहेगा, और 25 से 30% का एक मूव के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट टाइम इसका जो ऑलमोस्ट पैटर्न था, ऐसे धीरे धीरे अभी बॉटम बना के अभी ऊपर आ रहा है। और एक बेसिकली जो जब बेस होता है ना, बेस के टाइम पे अगर कोई भी स्टॉक बेसिकली मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाता है और उसके बेस का जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट करता है, तो वहां पे जो रैली है वो थोड़ा कंफर्मेशन होता है। तो देखिए, ये जो बेसिकली 1230 1250 1300 के आसपास से स्टॉक घूमा और धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी 2000 का जो भाव है आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा,
बहुत जल्दी आपको इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 1880 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो टारगेट है 2000 वो भी आते हुए दिखेंगे। फ्रेश आप करंट जोन से आप 25 से 30% का जो रैली है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको एक बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1680 का, 1680 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और अगर थोड़ा आप और भी थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 1560। तो फाइनल आप 1560 का स्टॉप लॉस ही लीजिए और इसमें आप 12 से 15 मन के लिए एक व्यू रखिए। मुझे लगता है नो डाउट 25% से 30% का रैली स्टॉक में आपको मिल सकता है। जी चलिए, सेम सवाल जो है रचित जी आपसे जाने से पहले, कोई ऐसा 1 साल 1.5 साल के नज़रिए के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से पैसे लगा रहे हो, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी सर? सर 1 साल 1.5 साल के लिए शेयर का बेटा, छोटा शेयर जियो फाइनेंस, और जिस तरीके से अब ये मेंटेन कर रहा है आप देखिए, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ब्लैक रॉक और इनकी जो एक टाइप था उसको लाइसेंस भी मिल गया है सर, वो भी रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस के साथ ही आ रहे हैं। बताइए वो इतनी बड़ी कंपनी भी सेम लाइसेंस के साथ काम करेगी। बट एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, सर ये अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है मैं समझता हूं आप करंट लेवल्स पे भी पोजीशन बना सकते हैं। करंट लेवल्स पे जो आप पोजीशन बनाएंगे, अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको 360 रुपए तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो आपको यहां से 440 से 460 की लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आराम से पोजीशन बनाएं। और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, एक स्टैगर्ड पोजीशन रहेगी जो कि स्टार्ट तो यहां से हो जाएगी 292 और बॉटम बनाती हुई 278 तक, अपना 2-3 रुपए में 10-10, 15% पोजीशन ऐड करते रहें। एक उमदा काउंटर, उमदा लेवल पे और पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल कर के आती हुई, डिस्क्लोजर लेने से पहले जाते जाते प्रदीप जी, ये RHIM की कल शायद या कॉल दी थी आपने, लोग कह रहे हैं क्या करें, आज काफ़ी क्वेरीज, अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक सवाल आए हैं, तो RHIM में क्या करना चाहिए अभी? व्यू सर अभी भी ओपन है, एक्टिव कॉल है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। आप थोड़ा स्टॉप लॉस को और रिवाइज करके जा सकते हो फॉर द सेफ के लिए। 478 फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्ट्रक्चर में, कुछ भी खराब नहीं है। मुझे लगता है जो जैसे हमने टारगेट बताया था आपको, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 545 560 का जो टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। तो बने रहिए, इसमें स्ट्रक्चर कुछ भी खराब नहीं है। चलिए, होल्ड करने की सलाह है आप दोनों लोगों से, चूंकि आप लोगों की स्पीड जो है ना वो एक साथ की चलती है, और वैसे भी आप लोगों ने कहा है ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो मतलब जो है वो फिर जो है डिस्क्लोजर एक साथ बोलेंगे क्या सर आप लोग एक साथ, मतलब जो है वो नहीं सर, एक अपडेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि रचित सर जब आते हैं तो उनके साथ मेरा ग्रह नक्षत्र बहुत ही सही जाता है। और देखिए जिस दिन आया, जो भी मैं कॉल दिया, आज तक कोई भी कॉल फेल नहीं हुआ रचित सर के साथ। तो देखिए आज भी बिरला केवल का कॉल था, अभी डे हाई 215 लगा के आया, अभी 212 213 पे चल रहा है। तो ये ना मुझे लगता है कि रचित सर का एक ऑरा है, उनका एक ऊर्जा है जो मुझे मिलता है। सो डिस्क्लेमर दे ही देता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट में कुछ भी परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होता, एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमने बात किया है ड्यूरिंग द सेशंस, बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड पेड जो क्लाइंट है उनको रिकमेंड मैंने किया है। मेरा पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। चलिए प्रदीप जी, अब रचित जी आपकी टिप्पणी सर, अब आप बताइए सर। डिस्क्लोजर सर, एक सुंदर मकान बनाते हैं ना तो एक काली मटकी लगा देते हैं ताकि उस पर नजर ना लगे। प्रदीप भाई जो बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वही बोल रहे हैं। बोलिए काली मटकी लगा देता हूं तो मेरी कॉल पे नजर नहीं लगती है। और सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि देखिए एक और की एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आपको दिख गया है, इनको भी ग्रह नक्षत्रों में इंटरेस्ट है। तो बैक स्टेज में आपको पता है कि क्या हमारी बातें होती हैं। तो चलिए, ये तो हो गई वो बातें। अब देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, हमारी इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम की रौनक कई गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है 1 बजे भी ऐसे ही लौट करके आइए आप लोग,
और 1 बजे आपके प्रश्नों के उत्तर जो बाकी रह गए हैं उसके उत्तर तलाशने की कोशिश होगी। आप दोनों का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।